आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज के अध्ययन क्रम में कवि एवं कविता परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम कवि परिचय की बात करें तो कवि रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में अघ्घे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये प्रमुख काव्य रचनाएं थी। इसके अलावा कवि ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया, जैसे ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये जुड़े रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से ये जुड़े रहे। कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कवि का निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के एक बहुत ही संवेदनशील नागर चेहरा बताए गए हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार, इन सभी की भाषा में कविताएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को, उनके ऊपर कविता लिखकर इन्होंने उन लोगों को हमारी चेतना के स्थायी नागरिक उनको बना दिया। अर्थात घर मोहल्ले के जो सामान्य चरित्र हैं उन पर कविता लिखकर कवि ने उन व्यक्तियों को हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इन पर कविता लिखकर और इनकी कविता में ये सब उतरकर खोजी पत्रकारिता और केवल सनसनीखेज रपटे मात्र नहीं रह जाते हैं, अपितु उन्हें पढ़कर हम अपना खुद का अन्वेषण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आगे अगर हम कवि के बारे में जानें तो वे केवल पत्रकार ही नहीं थे, अपितु बहुत ही सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य भुजी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि केवल पत्रकार ही नहीं अपितु कथाकार और कवि भी थे। इन्होंने अपनी कविता को एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत जो कविता हम पढ़ेंगे उसमें भी एक नाटकीयता का रूप हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जातीय और व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। उन्होंने अपने पांव हमेशा वर्तमान से जोड़ कर रखे, अर्थात वर्तमान की घटनाओं, चरित्रों और प्रसंगों पर इन्होंने अपना साहित्य लेखन किया। इसके बावजूद मार्मिक उजास और व्यंग्य भुजी खुरदरी मुस्कान इनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जा सकती है।
छंदानुशासन के लिहाज अर्थात छंद के अनुशासन के लिहाज से भी यदि हम बात करें तो वे भी अनुपम हैं, पर ज़्यादातर इनकी रचनाएं बातचीत की सहज शैली में ही लिखी गई हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी गई हैं। पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है कि छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। इसका तात्पर्य है कि कवि ने केवल बड़े विषय या समस्याओं को ही अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया, अपितु छोटे एवं लघु को भी इन्होंने महत्व दिया है। अर्थात निम्न वर्ग के लोगों को, पीड़ित, शोषित एवं दुखी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातों को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। और यही कारण है कि जो समाज में एक हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। रघुवीर सहाय जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसका तात्पर्य है कि हमारे भारतीय समाज में जो ताकतवरों की बढ़ती हैसियत है और सत्ता के खिलाफ साहित्य और पत्रकारिता के जो पाठक हैं उन लोगों का ध्यान खींचा। साथ ही इनकी एक आधुनिक हिंदी कविता रामदास इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि हम कविता परिचय की बात करें तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि कवि द्वारा रचित प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से लिया गया है। प्रस्तुत कविता की विषय वस्तु की यदि बात करें तो प्रस्तुत कविता में शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को दिखाकर दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। तो इसका अभिप्राय है कि यदि हम देखें तो एक अपाहिज अपंग व्यक्ति को देखकर उसके प्रति हमारे हृदय में, हमारे मन में दया, करुणा और संवेदना जागती है। हम उस व्यक्ति के दुख से वास्ता रखते हैं और हम चाहते हैं कि उसे इस प्रकार की पीड़ा नहीं मिले। किंतु कवि ने जो कविता लिखी है उस कविता में इस प्रकार की शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविज़न और कैमरे के सामने किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम करने वाले लोगों द्वारा उस अपाहिज व्यक्ति से कैसी कैसी भाव भंगिमाओं की अपेक्षा की जाती है जिससे उनका कार्यक्रम सफल एवं लोकप्रिय हो जाए, क्योंकि उन्हें उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और दर्द से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाना होता है। इस बात का प्रस्तुत कविता में बिल्कुल सपाट तरीके से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त कवि ने पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को दिखाकर दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। इसका तात्पर्य है कि जैसा कि हमने बताया कि एक दुखी या पीड़ित व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में उसके प्रति दया, करुणा या संवेदना जागती है, किंतु पीड़ा से दुखी व्यक्ति के साथ दृश्य संचार माध्यम का संबंध कैसा होता है, यह इस कविता में वर्णन करके कवि ने दूर संचार माध्यमों के चरित्र को एक तरह से पाठक के सामने रख दिया। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं
संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। जिसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति किसी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति को सबसे पहले तो खुद उस व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और दूसरा, जिन लोगों के लिए वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है उन दर्शकों को भी संवेदनशील बनाने के लिए दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। अर्थात यह दुर्भाग्य है कि आज जब पीड़ा को, दुख को या पीड़ित व्यक्ति की दर्द भरी कहानी को पर्दे पर दिखाने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के चलते या दूसरे कारणों से प्रस्तुतकर्ता द्वारा एकदम संवेदनहीन रवैया अपनाया जाता है। लगता है जैसे उस व्यक्ति की पीड़ा और दर्द से पर्दे पर कार्य करने वाले लोगों को कोई वास्ता नहीं होता, वे संवेदनहीन होकर कार्य करते हैं। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहता है। तो यहाँ बताया गया है कि यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है, वहाँ कार्य करने वाले जो लोग और उनकी मानसिकता है, उसको समाज के सामने एकदम खोल कर रख दिया है। और दूसरी बात कि साथ ही ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है यह कविता जो दुख, दर्द और यातना, वेदना अर्थात किसी दुखी व्यक्ति के दुख, उसके दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी यातना और वेदना को भी जो लोग बेचना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर भी प्रस्तुत कविता में व्यंग किया गया है।